Welcome student, this is part 8 and we are again discussing the same chapter through the eyes of travelers. Let's discuss some other questions from this chapter. Question number 28. What were the barriers discussed by Al-Biruni that obstructed him in understanding India? तो क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल सा है और कई बार पूछा भी गया है कि जब अल-बिरूनी इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें थी, जिसकी वजह से वो इंडिया को समझने में थोड़ी परेशानी झेल रहे थे, ठीक है? तो वो क्या बैरियर्स थे, जिसकी वजह से अल-बरूनी परेशान हुए थे, ठीक है? तो सबसे पहला बैरियर था लैंग्वेज, ठीक है? तो लैंग्वेज क्या? इन इंडिया एट दैट टाइम, Sanskrit was very much difficult to read because this Sanskrit was not simple at that time and it was very different from Arabic and Persian. तो कोई भी आइडिया को ट्रांसलेट करने में काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी थी अल-बरूनी को। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम था लैंग्वेज का। देन सेकंड प्रॉब्लम वाज द रिलीजियस डिफरेंस। जो अल-बरूनी थे वो जहाँ से आए थे वहाँ पर लोग ज़्यादातर इस्लामिक थे, बट इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर हिंदूज। ठीक है, तो दोनों के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। और जब दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं तो कई बार एक दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिस को समझने में या उनको कंप्रीहेंड करने में दिक्कत आती है, राइट? सो दिस वाज द सेकंड बैरियर यू नीड टू रिमेंबर। थर्ड वन ही मेंशन्ड अबाउट इंसुलैरिटी। व्हाट वाज दैट? द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, ही wrote it that people of India were looking the foreigner, है ना, with suspicion। ठीक है, many of the people of India were not want to talk with the outsiders, right? So that's why कई सारी चीज़ें जो वो जानना चाहते थे वो जान नहीं पाए। तो ये 3 रीज़न आप लिखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट, एनालाइज़ द एविडेंस फॉर स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय इब्न बतूता। इब्न बतूता जब इंडिया आए थे तो उन्होंने यहाँ पर बताया था कि इंडिया में स्लेवरी भी होती थी, मतलब लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। तो बताइए कि इब्न बतूता ने क्या एविडेंस दिया? तो इब्न बतूता रोट इट that slaves were openly sold in the market। okay? जो स्लेव्स होते थे उन्हें मार्केट में बेचा जाता था। एंड दीज स्लेव्स वर यूज्ड बाय सुल्तान। जो राजा होते थे इस स्लेव को यूज़ करते थे, ठीक है? कई सारे फीमेल स्लेव्स होते थे जिसका इस्तेमाल किया जाता था म्यूजिशियन के तौर पे, डांसर के तौर पे, या फिर कोई ऐसा जो नोबल है जिसके ऊपर राजा को शक है, जो सुल्तान है उसको शक है, तो उनके पीछे स्पाई के तौर पर काम कराया जाता था ऐसे फीमेल स्लेव, राइट? इसके अलावा जो मेल स्लेव होते थे दे वर यूजुअली वर्किंग एज अ डोमेस्टिक वर्क, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये जो डोली है, जो प्लैंकिन है, इसको उठा के लेके जा रहा है, ये स्लेव्स हैं, है ना? एंड दे सम ऑफ देम वर ऑल्सो वर्किंग। जो फीमेल थी वो घर के काम भी करती थी। तो ये स्लेवरी का एग्जाम्पल दिया है इब्न बतूता। Now next question, examine why Bernier described the Mughal town as the camp town। So Bernier, है ना, फ्रांसिस बर्नियर जब इंडिया आए थे, he was a Frenchman। When he came to India, he described Indian city as a camp town। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो cities हैं that is temporary। कोई भी cities सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी ये डिपेंड करता है इंपीरियल कोर्ट के ऊपर। जब भी राजा या किसी तरह की मिलिट्री एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, राइट, जैसे ही राजा आएंगे या कोर्ट आएंगे तो वो धीरे धीरे वहाँ आसपास के एरिया में काफ़ी भीड़ लगने लगती है, मार्केट लगने लगते हैं, राइट, और इम्पीरियल टाउन फ्लरिश करता है। लेकिन वंस दिस इम्पीरियल कोर्ट और द आर्मी मूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस, तो जो सिटीज़ है वो अबेंडन हो जाती है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, राइट, धीरे धीरे वो सिटीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने कही थी कि सर्वाइवल डिपेंड अपॉन इम्पीरियल कोर्ट,
जैसे ही इंपीरियल कोर्ट या फिर आर्मी वहाँ से मूव करती है तो वो रैपिडली डिक्लाइन हो जाता है वो सिटी। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई भी सिटी जो है उसके पास सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन है ही नहीं, ठीक है, कि वो सेल्फ सस्टेन कर पाए, इसलिए वो परमानेंट नहीं होती थी। ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दिया था कि सिटीज़ जो है यूरोप में काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ है जो सेल्फ सस्टेनिंग है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। तो दिस इज द क्वेश्चन, you need to write the answer in 3 marks. Another question is describe Bernier's description of land ownership in India and its influence on Western theorists. So this question is very important. फ्रांसिस बर्नियर ने जो सबसे बड़ी बात कही थी वो ये थी कि इंडिया में जो लैंड है वो ज़्यादातर इसका है, राजा का है, और राजा अपने नोबल्स को देते हैं, और जो जो नोबल्स होते हैं या जो पेजेंट्स होते हैं ये ज़मीन उनकी नहीं होती है, राइट। तो उन्होंने सिंपली कहा था मुगल स्टेट लैक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने क्लेम किया था द किंग वाज द ओनर ऑफ ऑल लैंड। ठीक है, और ये जो ज़मीन है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके बीच, जागीरदार के बीच, दैट इज़ नोबल्स के बीच। एंड ही आर्ग्यूड दैट ये जो क्राउन ओनरशिप है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो नोबल्स हैं या जो पेजेंट्स हैं वो ज़मीन को अपने बच्चों को पास नहीं कर सकते, राइट, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो इंसेंटिव मिलता है लैंड ओनर को वो मिलना बंद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो नोबल्स हैं वो उस ज़मीन पर पैसे खर्च करना बंद कर देते। तो बिकॉज ऑफ हिज थ्योरी कई सारे वेस्टर्न थ्योरिस्ट थे जैसे मॉन्टेस्क्यू, राइट, उन्होंने बाद में फ्रांसिस बर्नियर के थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इंडिया के जो किंग हैं वो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर कि व्हाट इज़ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, जहाँ पर कि किसी एक इंसान के पास अब्सोल्यूट पावर हो, जो वो कहता हो वही वहाँ पर चलता हो, राइट। ठीक है, यहाँ पर देखो ये राजा, ठीक है, इसके पास सारी पावर है। उसी तरह कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इंडिया में है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक ऐसा प्रोडक्शन जहाँ पर कि सब कुछ किसी एक इंसान के हाथ में, और जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इसकी वजह से वहाँ की सोसाइटी स्टेगनेंट है, जो गरीब हैं वो गरीब हैं, सोसाइटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का कहना था, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। डिस्क्राइब द perspective ऑफ इब्न बतूता एंड फ्रांसिस बर्नियर ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर ये दोनों जब आए थे इंडिया तो उन्होंने वुमेन के बारे में लिखा है। इब्न बतूता ने क्या लिखा है कि इंडिया में जो वुमेन होती थी उनको स्लेवरी यहाँ पर वुमेन के लिए होता था। ठीक है, तो उस वुमेन का इस्तेमाल जो है स्लेव्स की तरह किया, स्लेव्स के लिए किया जाता था, मार्केट में उसे बेचा जाता था, गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। और ये जो फीमेल होती थी ये म्यूजिशियन, डांसर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे काम करती। ठीक है, और कई सारी ऐसी फीमेल होती थी जो उनके नोबल्स के पीछे स्पाई के तौर पे काम करती। तो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। देन बर्नियर ने काफ़ी ज़्यादा लिखा है सती सिस्टम के बारे में कि हाउ द वुमेन वर फोर्सली, है ना, बर्न इन दी फ्यूनरल प्रे। ठीक है, कि जो ब्राह्मणाज होते थे वो कैसे उसका ब्रेन वॉश करते थे और उन्हें पति के मरने के साथ उन्हें आग में डाल दिया जाता था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी बारबेरिक है और ऑप्रेसिव है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए 7 या 8, this is very important, so read it. In the next session we will start the next chapter. Thank you very much.